हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं नवंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 3 को लेकर। इससे पहले मैंने जून से लेके अक्टूबर मंथ तक का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो इवनिंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, उसका भी मैंने जून से लेके सितंबर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और वहां पे अक्टूबर मंथ अभी चल रही है। ठीक है, तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है वहां से भी आप वीडियोस के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि हमेशा की तरह शुरू करने से पहले हम एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो आज का मैप क्वेश्चन है, लोकेट द संखलेन ऑयल फील्ड। ठीक है, संखलेन ऑयल फील्ड कहाँ पे है ये हमें बताना है। ये न्यूज में क्यों था इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ पे है। तो ये कहाँ है, रशिया में। ठीक है, जैसा कि यहाँ बोल दिया है रशिया। रशिया कहाँ, हम अभी हाल ही में रिसेंटली काफी बार डिस्कस भी किए थे रशिया को किस किस पॉइंट में, जैसे व्लादिवोस्तोक था जहाँ पे हम हमारे मोदी जी विजिट किए थे। इसके अलावा रशिया के आसपास के एरिया को भी हमने काफी बार डिस्कस किया। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे ये ऑयल फील्ड वाला एक टॉपिक आ रहा है, संखलेन ऑयल फील्ड। ठीक है, तो ये हाल ही में क्या हुआ, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है ना, जो कि धर्मेंद्र सिंह है, वो क्या किया, वो विजिट किए ये संखलेन ऑयल फील्ड में, जो कि ये कहाँ पे है, रशिया में है। ठीक है, वहां पे ये जो मतलब जिस मीटिंग में ना, एक्सॉन मोबाइल जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है, रोजनफेड जो कि रशिया का है, जापानी सोडेको, उसके अलावा ओएनजीसी जो हमारा ओएनजीसी विदेश, ये सारे मिलके ये एक पार्टनर बने हुए हैं एक चीज से रिलेटेड, जहाँ पे वो किस तरह से ऑयल को प्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से गैस का प्रोड्यूस करेंगे। ये 2055 तक का, मतलब 2055 तक का इनका ये मतलब एक तरह का पार्टनरशिप बना के रखे हैं। तो ये 4-5 जो प्राइवेट मतलब आपको पीएसयूज है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, तो ये लोग मिलके ऐसा कर रहे हैं। तो उसी का ही एक मीटिंग था जो कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वहां जाके विजिट किए, उस मीटिंग को अटेंड किए। तो ये कहाँ पे, सकलेन, ये आपको रशिया में पड़ता है, बट उनके टेरिटोरियल बॉडी के अंदर नहीं आता है। जिस तरह हमारा अंडमान निकोबर है उस तरह का ही इनका देख पा रहे होंगे आप, ये एक आइलैंड टाइप का है। ये जापान यहाँ तक ही रहता है, जापान इसके बाद नहीं है, इसके बाद रशिया शुरू हो जाता है। तो ये जो एरिया है ये हो गया आपको शंखलैन ऑयल फील्ड। ठीक है, उसके अलावा साइड में आप देख सकते हैं ये हो गया जापान। उसके बाद यहाँ है आपको, इस एरिया में आपको व्लादिवोस्तोक है, जो कि फार ईस्ट पॉलिसी जो हम इसमें ध्यान दे रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक ईस्ट फोरम जो था वो व्लादी जो यहाँ के पुतिन प्रेसिडेंट सब हैं, रशिया के, उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी किया था, जहाँ पे मोदी जी विजिट भी किए थे। उसके अलावा इधर हो गया नॉर्थ कोरिया, इधर साउथ कोरिया, इधर आपको फिर जापान मिल ही गया, उसके अलावा चाइना। तो हम अगर हमारा अगर थोड़ा इधर आएंगे तो हमारा कंट्री भी दिख सकता था, जो मैंने अभी फिलहाल नहीं दिया, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये बात को जाना कि ये किस एरिया में लोकेट करता है। ठीक है, तो ये मतलब रशिया का एकदम ईस्टर्न एरिया साइड में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा सी ऑफ ओकोस तक है यहाँ पे। उसके अलावा सी ऑफ जापान है आपको इधर, और इधर ईस्ट चाइना सी और येलो सी तो इधर है ही। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड। तो ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड, इसे हम लेबर मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये इस मिनिस्ट्री में क्यों लिख रहे हैं, तो चलिए अभी डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे से और खुलासा होगा कि ये किस में हम किस लिए इसमें लेबर मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए बना था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में प्रपोज किया कि अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट किया जाएगा, ताकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो भी है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, वो अच्छी तरीके से मतलब एक तरह से पूरा फॉर्म, मतलब सारा जितने भी छोटे मोटे स्कीम्स अलग अलग जगह है ना, उनको एक जगह इकट्ठा किया जा सके अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए स्पेशली। और स्पेशली जो लोग डिजेबिलिटी है, मतलब डिजेबल है, विकलांग है, या हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चल रहा है और उनको उस तरह का फायदा नहीं मिलता है। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप जानते हैं, ये इनका नाम क्यों पड़ा अनऑर्गेनाइज, क्योंकि इनको सही टाइम पे नहीं हेल्थ फैसिलिटी मिल पाएगा। जैसे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हॉस्पिटल से रिलेटेड छुट्टियां भी टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। उसके अलावा जो पेंशन है, उसके अलावा अभी देखिए कोविड-19 सिचुएशन में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग को एटलीस्ट सैलरी कुछ मिनिमम अमाउंट तो मिल ही रहा होगा, पर अनऑर्गेनाइज वालों को क्या हो रहा है, हाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये कोड जो है ना, ये जो सिक्योरिटी कोड जो है, इसमें ये भी बोला गया है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है ना, उनको अपना पूरा जो भी स्कीम्स है ना, वो जो रखे हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट में अपने लेबर्स के लिए, उनको पूरी तरह से अपने सामने, मतलब सबके सामने लेके आना होगा, वो भी क्लियर वे में। ठीक है, जैसे कि आपको क्या हो रहा है, जो प्रोविडेंट फंड हुआ, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट्स हुआ, हाउसिंग से रिलेटेड हुआ,
एजुकेशनल स्कीम जो भी चिल्ड्रन से रिलेटेड रखे हैं, तो मतलब एक स्टेट का अंदर जो भी अपना अंदर वो स्कीम्स रखे हैं उनको वो लेके आना होगा बाहर सबके सामने, ठीक है। मतलब ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहे, तब अगर जिनको पता होगा लेबर्स लोग को इजीली वो चीज अगर अवेलेबल है, तब तो जाके वो लेंगे, उसका उठाने के लिए जाएंगे। बट उनको लगेगा कि वो स्कीम को लाभ उठाने में ही हमें 3-4 दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा, या एटलीस्ट सुबह से शाम तक का छुट्टी लेना पड़ेगा, तो एक दिन का वो लोग अपना लॉस क्यों कराना चाहेंगे, क्योंकि एक दिन का जो पैसा आता है उसी से उनका रात का घर में चूल्हा जलता है। तो इस वजह से वो लोग ये काम नहीं करेंगे। तो ये सब चीज लिए इस कोड में बोला गया है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा एक और बात है कि ये जो कोड है ये एक वुमेन से रिलेटेड भी बोल रहा है कि जो भी वुमेन है ना, उनको मैटरनिटी बेनिफिट के लिए ध्यान देते हुए उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर यदि वो प्रेग्नेंट है तो उनको, वो तो काम पे नहीं जा पाएंगे ना, जो भी वर्किंग लेडी है वो लोग क्या होगा, प्रेग्नेंट हुए या लेबर से, तो क्या हो रहा है कि वो काम पे नहीं जा सक रहे, तो अब क्या उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। और अगर वो सिंगल वुमेन है, अगर कुछ इस तरह का बात है कि हस्बैंड दूर है या हस्बैंड भी कमा रहे हैं, तो अब इस वो सब सिचुएशन में क्या होगा कि उनके ऊपर एक और बर्डन आ जाएगा। तो ये सब सिचुएशन के लिए भी देखने का इस कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये जो कोड है ये सोशल सिक्योरिटी मतलब इस तरह से रखने के लिए बोल रहा है कि पूरी तरह से जो भी 8 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज है ना, लेबर से रिलेटेड टोटल 8 लॉज जो कॉमन है, तो उसको बोल रहा है कि पूरी तरह से मर्ज करके इस तरह का बनाना है। इस कोड में लिखा हुआ है कि जैसे कि ज्यादा से ज्यादा एक जगह में ही सब कुछ आपको मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा ये कोड जो है ये और भी एक प्रपोज क्या चीज के लिए कर रहा है कि जो कॉर्पोराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ईपीएफओ, आप लोग सुने भी होंगे इससे रिलेटेड। तो ईपीएफओ और ईएसआईसी से रिलेटेड बोल रहा है कि इनको अच्छी तरह से आप लेबर लोग के लिए भी एक सुटेबल वे में लेके आइए ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके, ठीक है। उसके अलावा ये भी बोल रहा जा रहा है इसमें कि जो भी मतलब लेबर मिनिस्टर है, लेबर सेक्रेटरी है, सेंट्रल पीएफ कमिश्नर है और डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी है, वो लोग मतलब इस, अगर आप एक जगह में ये जितने भी 8 लॉज है ना लेबर से रिलेटेड उनको एक जगह कर दे रहे हैं, तब क्या होगा, ये जो इतने भी बॉडी है ना, लेबर मिनिस्टर, लेबर सेक्रेटरी, सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, तो ये सब का क्या होगा, इनका दबदबा उस तरह का नहीं रहेगा। तो वो नॉट बी अ डिफॉल्ट हेड ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिफॉल्ट हेड नहीं होंगे, क्योंकि वो आप जैसे अभी हुआ क्या, जो हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आया, तो अभी तो पहले तक माना जाता है जनरल ऑफ आर्मी हो, चीफ मार्शल जो भी है वो नेवी से रिलेटेड, तो एयरफोर्स के भी, तो ये पहले पहले माना जाता तीनों विंग के एक एक हेड थे। अब क्या हुआ, तीनों के एक बन गए हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो उसी तरह का कुछ यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि 8 जो डिफरेंट लॉज हैं उनको एक साथ कंबाइन करके मतलब एक जगह में ऐसे लेके आना है। तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे जो भी मिनिस्टर्स है ना, जो सिंगल अपना जो भी बॉडी को अपना हेड करते थे, वो अब डिफॉल्ट हेड नहीं रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। उसके अलावा जो इस कोड से रिलेटेड कुछ ड्रॉबैक्स भी बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है कि हम जानते हैं कि जैसे ये स्पेसिफाई करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी विल बी अचीव जो होने में जो बात बोल रहा है वो सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि यूनिवर्सल क्या है, जैसे अभी यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का बात उठ रहा है, तो वो कैसे करके वो दे पा रहे हैं, क्योंकि आप जो इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड और ये सब चीज का बात कर रहे हैं, तो ये जो गिग वर्कर्स होता है ना, जो फ्रीलांसर या आप जो फ्रीलांसर आप सुने ही होंगे इससे रिलेटेड जो वर्क करते हैं, या जिनका कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी जगह में नाम मतलब पर्टिकुलर नहीं है फिक्स कि वो लोग ये टाइम में इतना टाइम उनको हर दिन इतना काम करना है, तो उन वर्कर्स के लिए क्या होगा कि ये सब चीज आप लेके तो आ रहे हैं इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड जैसे चीज, बट इनको कंबाइन करके जो चलाने वाला है वो कौन चलाएगा, ये तो आप कहीं पर मेंशन ही नहीं किए। तो ये सब चीज कुछ नेगेटिव इस बिल से, इस कोड से रिलेटेड बोला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो कि है लिम्फेटिक फिलेरियासिस, ठीक है। ये लिम्फेटिक फिलेरियासिस का मैंने कुछ बॉडी नहीं लिखा है। इसका खास वजह ये था कि मुझे ये जानना था कि मुझे 2-3 चीज यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या लिखना ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग जब तक खुद से सोचेंगे नहीं, आप तब तक डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि मैं ये किस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ रही हूँ और मैं कहाँ पे इसे यूज कर पाऊंगी। तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये तो कॉमन बात है कि GS1 का क्या सिलेबस है, GS2, GS3, GS4, जैसा कि कॉमन बात है कि एग्जाम यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेबस का पूरा एकदम चार्ट जो है, जो पूरा फुल सिलेबस एकदम रटा हुआ होना चाहिए। तो वो तो एक फर्स्ट बेसिक चीज है आपका जब यूपीएससी का तैयारी शुरू कर रहे हैं। बट मैं वो चीज को लेके यहाँ नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि वो कॉमन बात है जो सब फॉलो करते हैं। तो हटके अगर आपको कुछ फॉलो करना है तो आप प्लीज इस टॉपिक को आप सिलेबस के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज मत लिखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये GS2 का है तो GS2 में ही पढ़ेंगे। आपको ऐसा उसका पेरेंट बॉडी से रिलेटेड जान के रखना होगा, ताकि आप इसको कहीं भी यूज कर सके, चाहे GS1 में ही क्यों ना आए, आप उसको वहां पर भी यूज कर सके। GS4 तक आप किसी भी पेपर में, यहाँ तक कि आपको कोई ऑप्शनल पेपर है ना, वहां पर भी आप इसे यूज कर सके। ऐसा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, वो तब होगा जब आप इसके पूरे जड़ को, जो इसके सोर्स है ना, यानी पेरेंट बॉडी, इसके बारे में भी आपको पता हो, ठीक है।
तो ये कंटेक्स्ट के बारे में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नेशनल सिंपोजियम ऑन लिम्फेटिक फ्लेरेसिस वो हाल ही में जो हेल्ड हुआ कहाँ पे, इंडिया में, और उसका थीम जो रखा गया था, यूनाइटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। मतलब ये जो बहुत ही डेंजरस बीमारी है, बहुत ही बहुत अजीब लगता है देखने में। अगर आपको मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा उसका, तो इस तरह का बीमारी से लड़ने के लिए ये बोला गया है। इस तरह का जो एक नेशनल सिंपोजियम का ऑर्गेनाइज किया गया हमारे देश में, और उसका थीम रखा गया था कि यूनाइटेड हम होंगे तभी हम इस तरह का ये जो बीमारी है इसको हम दूर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये है क्या आखिर ये बीमारी? ये जो लिम्फेटिक फिलारिसिस है इसको एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है, और ये भी बोला जाए कि इसको जो ये किस वजह से होता है, तो ये इन्फेक्शन विद पैरासिटिक वर्म्स। ये वर्म्स एक टाइप का है ना, पैरासिटिक वर्म्स, जैसे अर्थवर्म आप सुने होंगे, तो उसी तरह का एक वर्म्स है, वो इसके अंदर मतलब बॉडी में हो जाता है, और कहाँ, लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना उसमें जाके ये जम जाता है, उसमें बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो लार्वल स्टेज होता है ना, जो इस वर्म्स का जो इस पैरासाइट का जो लार्वल स्टेज होता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे पूरे मतलब ब्लड में रहता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट जैसे जैसे था वो पूरा बॉडी में फैलने लगता है। ठीक है, और वो क्या करता है, ये बेसिकली जो ये चीज होता है ब्लड में फैल गया, तो क्या होता है कि मच्छर जब भी किसी उस जो इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, तो वो क्या करेगा, वो खून जो इसको काटे और फिर वो किसी और के बॉडी में जब बैठेगा, तो वो मच्छर के द्वारा ये इन्फेक्ट मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। तो ये भी एक रीजन है कि ये लिम्फेटिक फिलेरिसिस ये आपको मच्छर के काटने से भी होता है। ठीक है, उसके अलावा ये जब काट लेगा और ये जब डिजीज होने लगता है ना, तो क्या क्या सिम्टम्स आने लगता है, तो ये एक एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी होता है। कोई भी बॉडी का पार्ट, स्पेशली देखा जाता है लेग्स ही होता है, पाँव जो होता है ना, वो क्या होता है, एक एबनॉर्मल अचानक बढ़ जाता है। क्योंकि अगर जिस साइड में पर्टिकुलर ये वर्म जाके बैठा हुआ रहता है ना, तो वहां पे ये एबनॉर्मल ही मतलब एबनॉर्मल तरीके से वो एनलार्ज होता है वो पार्ट। तो इसीलिए इसका ये सिम्टम्स हो जाता है कि लिम्फेटिक फिलारिसिस हो गया है। ठीक है, उसके अलावा ये जो पैरासाइट है ना, वो ट्रांसमिटेड मतलब 4 टाइप का मस्किटोज मतलब से ये पैरासाइट मतलब इधर उधर ट्रांसमिट होता है। कौन कौन है, तो ये सियुलेक्स है, मैंसोनिया है, एनोफिलिस है और एडिस है। तो ये 4 मच्छर के जो प्रजाति हैं, यही ज्यादातर इस तरह का जो फिलेरिसिस है ये इधर से 1% टू 1% ट्रांसफर करने में ज्यादा पाया गया है। ठीक है, उसके अलावा WHO के द्वारा ट्रिपल ड्रग थेरेपी लेके आया गया है, जो कि पहले डबल ड्रग थेरेपी था। ठीक है, तो इसे इसलिए ताकि और ज्यादा अच्छी तरीके से इसको जल्दी से जल्दी एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, तो ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी में क्या हो रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी ग्लोबल मतलब लेवल पे हटा सके, और इसको क्या बोला जा रहा है, IDA। ठीक है, मतलब इन्वर्टिमिन डाइथाइलोकार्बामाइजिन और डाइथाइल कार्बामाइजिन सिट्रेट एंड एल्बेंडोजोल। ठीक है, तो ये तीन जो है, मैं ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाया, बट आप इसे गूगल में होगा तो देख लीजिए इसका ज्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन के लिए। बट आपको मेन बात है, आपको इसका बारे में पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको इसका स्पेलिंग या इस तरह का कुछ जाना है। बस हाँ, IDA इसमें इन्वॉल्व है कि ये जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसको बोलते हैं IDA। ठीक है, मतलब ये इन्वर्टमिसिन और डाइथाइल कार्बामाइजिन साइट्रेट और अल्बेंडाजोल। ठीक है, ये तीन की वजह से ये चीज होता है, ये ड्रग थेरेपी जो है इसका नाम है। ठीक है, उसके अलावा ये है कि जो प्लान जो किया जा रहा है वो एडमिनिस्टर किया जाएगा 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक। मतलब ये जो भी दवा दिया जा रहा है ना, IDA का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, ये लगातार 2 साल तक ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्योंकि पाया गया है जो ये वर्म होते हैं ना, अडल्ट ये जो वर्म होते हैं, ये हार्डली 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, उसके बाद ये अचानक मतलब अपने आप ही मर जाते हैं। ठीक है, तो उसका लाइफ साइकिल आप कह सकते हैं कि वो 4 साल के लिए, तो 2 साल तक मतलब मैक्सिमम 4 साल है, उसके पहले भी मर जाते हैं। तो इसलिए अगर 2 साल तक अगर किसी इस मेडिसिन को ऐसा लेके चल रहे हैं ताकि आप उसे कम से कम मतलब अफेक्ट होने दें, उसको ज्यादा फैलना ना दें, और उसके बाद फिर 4 साल में तो वो मतलब मैक्सिमम 4 साल के अंदर तो वो खुद ब खुद ही मर ही जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा ये जो डिस्कस किए, तो आपको क्या लग रहा है ये इसे हमें किस टॉपिक में लेना चाहिए? ठीक है, तो ये नहीं हमारे कुछ हेल्थ में, या तो हम इसको जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये ज्यादातर ये लेके आया जा रहा है नेशनल सिंपोजियम इन लिम्फेटिक फिलर, तो हम इसे हेल्थ मिनिस्ट्री में लिख सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिम्फेटिक फ्लोरेसिस जो है ये एक मतलब बायोलॉजिकल जो ऐसा बीमारी आ रहा है उससे रिलेटेड हमें उस वाले सेक्शन में रखेंगे तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी भी चीज में रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी ये जो मैंने आपको बताया कि किस तरह का आपको आगे जाके इमेजेस दिखाऊंगा, तो देखिए ये इस तरह का स्टेज 1 में ऐसा रहता है, स्टेज 2 में ऐसा हो जाता है, स्टेज 3 में देख रहे हैं किस तरह का गांठ बनते जाता है, स्टेज 4 में इतना बन जाता है। बट यही है कि 4 साल बाद जब ये आपको ये जो वर्म है ये मर जाता है, तो फिर आप ये धीरे धीरे करके रिकवर हो सकता है नॉर्मल की तरह, बट बहुत टफ होता है। ठीक है, इस तरह का जो मतलब इसको हम लोग इतना सिग्निफिकेंस क्यों दे रहे हैं, तो ये इसलिए क्योंकि इंडिया में ही मात्र सिर्फ पाया जा रहा है कि लगभग 40% मतलब 40% ऑफ द वर्ल्ड का पॉपुलेशन में जितना ये फिलेरिसिस का बीमारी है ना, वो सिर्फ इंडिया में है।
ठीक है। और 2004 में जैसा मैंने पहले बताया कि ये 2 ड्रग थेरेपी चलता था, बट अब इसे 3 ड्रग थेरेपी लेके आया ताकि इसको और ज़्यादा बूस्ट कर सके इस कैंपेन को। इसके अलावा हमने ये इस मतलब फिलारिसिस को इरेडिकेट पूरी तरह से करने का टारगेट रखा था 2015 में, फिर 2017 में इसे करने का, बट अभी तक हो नहीं पाया। पर अब क्या ये पूरा ग्लोबल डेडलाइन दे दिया गया है कि 2020 तक ये फिलारिसिस का जो बीमारी है वर्म से रिलेटेड, इसको पूरा तरह से खत्म करना पड़ेगा। ये ग्लोबल डेडलाइन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा ये जो ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारिसिस, इसके बारे में अगर हम कुछ जानते हैं तो ये जो है लगभग 72 नेशन के द्वारा ये मतलब पार्टनरशिप के तौर में ये प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, जिसमें 72 जो है बॉडी एंडेमिक नेशनल कंट्री के साथ एनजीओज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वाले लोग हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, जो कि असिस्ट कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ के ये इसके गोल को, ताकि ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारिसिस जो कि 2020 तक का टारगेट रखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है छत्तीसगढ़ मूव्स लॉ टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने क्या स्टेप लिया, किस चीज के लिए, जर्नलिस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उससे रिलेटेड एक लॉ बनाया है उन्होंने, और एक सख्त जरूरत है। आपने सुना ही होगा पिछले 1-2 साल में ही इतना बड़े बड़े केसेस हो चुके हैं, तो इस तरह का बिल लाना काफी जरूरी है। अभी रिसेंटली भी आपने सुना कि अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत के जो एडिटर हैं, उनके ऊपर किस तरह से जानलेवा मतलब एक तरह से सबको कुछ हमला किया गया है। तो इस तरह का बहुत सारे रिपोर्टर्स को लेके बहुत सारे हमेशा इश्यू चलते रहते हैं, क्योंकि वो एक क्या है, हमारे एक तरह से तीसरे जुडिशरी और हमारे जो पार्लियामेंट है इसके बीच का एक मीडिया है, जो जिनका काम है हमेशा न्यूट्रल वे में सही रास्ता दिखाना। तो इस तरह का चीज होता है हमेशा, क्या अगर वो जब भी किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट को चले जाते हैं, तो इस जगह में क्या होता है, बहुत सारे उनके ऊपर कुछ बात आ जाती है, बहुत सारे खतरा उनके ऊपर मंडराने लगती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उनको प्रोटेक्शन की सख्त जरूरत है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया है, तो इसलिए हम इसे स्टेट से न्यूज में लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है राजस्थान के द्वारा बोल जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली खाप पंचायत और ये सबसे रिलेटेड राजस्थान ने काफी अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हैं, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज करने ना हो बोल के, इसलिए हमें ये स्टेट से न्यूज वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में ये था क्योंकि ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस बिल को पास किया ताकि मीडिया पर्सन जो भी है उनको सेफगार्ड दे सके और हैरेसमेंट और इंटिमिडेशन और वायलेंस से उनको बचा सके। ठीक है, तो और इस बिल में तहत क्या दिया गया है कि मीडिया पर्सन अगर किसी भी तरह का कंप्लेन करते हैं या कुछ ऐसा बात होता है, तो 30 दिन के अंदर उन मतलब क्या होगा, विद इन 30 डेज ऑफ एनेक्टमेंट, जैसे ये मतलब ये बिल जिस दिन से पास हो रहा है उसके बाद से अगर कोई भी मीडिया पर्सन इस बिल मतलब इस तरह का कंप्लेन करता है कि हमारे ऊपर इस तरह का वायलेंस या हैरेसमेंट का बात उठ रहा है, तो गवर्नमेंट को एक मतलब क्या एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा, ताकि वो जिस तरह से मीडिया पर्सन है उन लोग का ये करे। मतलब जिस दिन ये बिल पास हुआ उस दिन के बाद से गवर्नमेंट मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को ये बिल पास करना होगा, एक कमेटी बनाना पड़ेगा, उस कमेटी को देखना होगा कि हैरेसमेंट और वायलेंस को कैसे करके वो संभाल सकेंगे। और वो जो कमेटी होगा उस कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, तो देख लीजिए क्या क्या है। तो स्टेट लेवल कमेटी होगा क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के द्वारा है, उसमें कौन कौन होंगे, तो पुलिस ऑफिसर होंगे। ठीक है, उसके अलावा वो जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो एटलीस्ट वो एडिशनल डीजीपी के रैंक के होंगे। उसके अलावा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस भी होंगे वहाँ पे। फिर 3 मीडिया पर्सन भी होंगे जो एटलीस्ट 12 साल का एक्सपीरियंस होगा उनके पास। और इसके अलावा उसमें से एक वुमेन होना भी जरूरी है, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड भी तो इशू आ सकते हैं ना, हैरेसमेंट से रिलेटेड, तो एक वुमेन का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो अगर ऐसा ये कमिटी के द्वारा अगर यदि पता मतलब वो जिसको भी ये सामने पाए और वो कन्विक्टेड भी हुआ उनके नज़र में कि वो गलत भी साबित हो जा रहे हैं, तब उस जगह में पनिशमेंट क्या होगा, तो मैक्सिमम अगर यदि मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर को ये कोई मीडिया पर्सन कंप्लेन कर रहे हैं और वो जानबूझ के इसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं और वो उनका कंप्लेन नहीं ले रहे हैं और अपनी ड्यूटी से वो भाग रहे हैं, तो इस एक्ट के तहत उनको एटलीस्ट 1 साल तक का पनिशमेंट हो सकता है, 1 साल तक का जेल हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इस एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई मीडिया पर्सन इस तरह से कुछ हुआ और वो जाके कंप्लेन करते पुलिस में, तो ये कॉग्निजेबल होगा, मतलब बिना वारंट के उस पर्सन को वो पुलिस जाके अरेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें बेलेबल है, वो बेल ले सकते हैं बाद में, बट बिना वारंट का अरेस्ट किया जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा जो भी इन्वेस्टिगेटेड होगा पुलिस मतलब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, वो डीएसपी से नीचे रैंक के नहीं होंगे, मिनिमम डीएसपी रैंक का होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर के द्वारा एक रिस्क मैनेजमेंट यूनिट भी बनाया जाएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे ना उनको रिस्क मैनेजमेंट यूनिट बनाया जाएगा, जो कि इसके ऊपर खास तौर पे ध्यान रखेंगे।
उसके अलावा एक इमरजेंसी प्रोटेक्शन मेजर्स भी लिया जाएगा, जिसके हिसाब से मतलब अगर इस तरह का कोई कंप्लेन आया तो 24 घंटे के अंदर जो भी मीडिया पर्सनल है उनको सिक्योरिटी से लेकर सब कुछ कैसे उनका ध्यान रखना है वो इमरजेंसी प्रोटेक्शन मेजर्स के अंदर आएगा उस रिस्क मैनेजमेंट यूनिट के पास। ठीक है, इसके अलावा और ये जो इस तरह का जर्नलिस्ट के लिए ये लॉ लाने का जरूरत इसलिए पड़ गया, जैसे कि पहले मैंने बताया इस तरह का वायलेंस वगैरह ये सब रोकना था। बट ये इसका अगर कुछ डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो डेटा ये एक नॉट मतलब एक कमिटी है, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, सीपीजे, एक ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनके द्वारा बोला गया कि 1992 से लेकर 2017 तक में लगभग 28 जर्नलिस्ट जो कि मारे गए हैं सिर्फ इंडिया में। ठीक है, उसके अलावा जो बाहर देश में जैसे मेक्सिको हुआ 38, रशिया में 38, ब्राजील में 37, इस तरह के लोग इतने लोग मारे गए हैं सिर्फ जर्नलिस्ट। और ये सिर्फ ये इसमें तो हम वो सब इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं जो लोग मिलिट्री क्रॉस फायर में गए थे, अपना कुछ तहकीकात कर निकले वहां मारे गए हैं या कुछ और रीजन से मारे गए हैं अपने ड्यूटी के दौरान, उसको तो हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो इतने जर्नलिस्ट जो मारे गए हैं इस वजह से इस तरह का लॉ लाना का काफी जरूरी है, वरना क्या होगा कि ये जो एक तरह से क्या है कि अब जो जर्नलिज्म है ना ये एक तरह से सेकंड मतलब जुडिशरी है। ठीक है, जो कि इस तरह का काम करते हैं कि सच्चाई सामने लेके आते हैं। तब अब क्या होगा, इस तरह अगर इनको अगर मन में डर बैठ जाएगा तो वो क्या सच्चाई सामने लाने से डरेंगे, तो इससे क्या होगा एक तरह से हमारे जुडिशरी पे ही खतरा होगा, क्योंकि ये हमारे तरह से एक हमारा थर्ड पिलर ऑफ द हमारे कंट्री के वो तीसरे पिलर है। एक तो पार्लियामेंट, जुडिशरी और तीसरा हमारे मीडिया। अगर मीडिया ही डरने लगेंगे तो फिर क्या होगा। तो इस तरह का चीज मतलब हमारे लिए पूरे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा खतरा का बात है। ठीक है, तो इसलिए ये लॉ लाने का काफी जरूरत था और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने काफी अच्छा स्टेप भी लिया है। उम्मीद किया जा रहा है कि देखते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ इस तरह का जल्द ही लिया जाए। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है ना कि जो ज्यादातर जो जर्नलिस्ट है ना उनको मारा गया है, उनको मतलब जब कि वो किसी तरह का पॉलिटिक्स या करप्शन से रिलेटेड केस को डील कर रहे हो तभी मारा गया है। इसीलिए और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि इस तरह का चीज लाया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है एचएस कोड। ये एचएस कोड को हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में लिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि इनके द्वारा ही एलोकेट किया गया है एक सेपरेट हार्मोनाइज सिस्टम कोड जो कि खादी के लिए, खादी जानते हैं ना, तो खादी के लिए एक सेपरेट हार्मोनाइज सिस्टम कोड, एक कोड का उन्होंने सेपरेट कोड रखा है। तो ये कोड है क्या आखिर, और ये खादी उससे पहले जानते हैं कि व्हाट डज दिस मीन फॉर खादी, मतलब इस तरह का कोड खादी के लिए क्या कितना फायदा होगा। तो ये क्या करेगा, खादी का जो एक्सपोर्ट है ना उसको बहुत ही अच्छे मायने में बूस्ट करेगा आने वाले सालों में। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता है खादी के पास इस तरह का कोई कोड नहीं था, तो जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ना उस तरह का मान नहीं मिल रहा था। बट जब इस तरह का कोड देने लगेगा ना तो मान मिलने लगेगा। कैसे, क्योंकि ये जो जो इस कोड होता है ना इसमें एक 6 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कोड होगा जो कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ये स्टार्टिंग किया गया था। तो वर्ल्ड लेवल पे कोई चीज अगर स्टार्टिंग किया गया और उसको हम लोग अपने जो घरेलू जो खादी है इस पे अगर हम इसके यूज करते हैं तो हम इसको वर्ल्ड लेवल पे इसको हम अच्छे से अपना प्रमोट कर सकेंगे। ठीक है, और इसको एक और भी बात बोला जाता है कि यूनिवर्सल इकोनॉमिकल लैंग्वेज, जो कि इकोनॉमिक के लैंग्वेज है एक तरह से गुड्स के टर्म में। ठीक है, ये 6 डिजिट का कोड है मतलब लैंग्वेज है। इस कोड को देखने से आपके मतलब पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इस कोई भी जो भी आपको सामान हो उसके बारे में आपको, जैसे होता है ना बारकोड, बारकोड आप रीड किए उसके बारे में आपको पूरा एग्जैक्ट सारा चीज पता चल जाता है। उसी तरह से इस खादी कोई भी ड्रेसेस है या कोई भी कपड़े हैं उसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने पे जाए। ठीक है, और ये चीज लाया गया था किसके, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ये लाया गया था। उसके अलावा ये एक मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर है, मतलब समझ ही रहे हैं नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना। तो इस तरह का डिजिटल वे में कोड करना ये एक तरह से नामकरण हुआ। उसके अलावा अभी करेंटली जो है ना ये कितना लगभग 5000 कमोडिटी को ये ग्रुप कर चुका है, तो ये काफी ज्यादा और बड़ी बात है। इसके अलावा ये जो कोड है ये कस्टम अथॉरिटी के द्वारा यूज किया जाता है, स्टैटिस्टिकल एजेंसी के द्वारा यूज किया जाता है। उसके अलावा अदर जो भी अलग दूसरे जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके द्वारा भी यूज किया जाता है, ताकि मॉनिटर और कंट्रोल कर सके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मतलब कमोडिटीज जो भी है उसका मॉनिटर किया जा सके उसके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को। ठीक है, इस तरह का जरूरत इसलिए पड़ गया क्योंकि ये देखा गया कि लगभग 200 से ज्यादा मतलब कंट्रीज इस सिस्टम को अच्छे से यूज कर रहे हैं, ताकि मतलब कस्टम मतलब
टैरिफ्स और गैदरिंग जो भी इंटरनेशनल से रिलेटेड डेटा हो उनका अच्छे तरह से मतलब आपको अब अगर आपको मेन बात है, अगर 6 डिजिट कोड पता है और ये शायद यूके या जर्मनी से आ रहा है तो आप उसको स्कैन करेंगे, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ट्रस्ट ज्यादा कर पाएंगे आप उस वैसे सामान को जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है। तो एक कोड में ही आपका सारा चीज लिखा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। तो इसको इस टाइप की जो चीज है ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया था। तो इसको काफी मतलब लगभग 200 कंट्रीज से ज्यादा वहां पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे जो कि है फेनी रिवर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो फेनी रिवर और एंड ये है बांग्लादेश से रिलेटेड है, तो हम इसलिए इसको इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि हमें उससे रिलेटेड ही अपने दिमाग में रखना है कि ये किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, किस कंट्री से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही हमें प्रीलिम्स में तो साथ देगा ही देगा, मेंस में भी बहुत अच्छे से साथ देगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसलिए बना था क्योंकि हाल ही में हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक एमओयू साइन कर दिया, जिससे क्या होगा हम लोग लगभग 1.82 क्यूसेक्स, जो कि क्यूसेक मतलब वो क्यूबिक फीट पर सेकेंड, इतना मतलब क्यूबिक फीट सेकेंड ना हम लोग क्या करेंगे वाटर को अपने पास ही रख रहे हैं, जो कि जो सबरूम टाउन है ना त्रिपुरा में, त्रिपुरा का जो सबरूम टाउन है वहां पे हम अच्छे से वाटर सप्लाई कर सके, क्योंकि वहां का जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, तो इसीलिए ये स्टेप लिया गया। ठीक है, इसके अलावा फेनी रिवर के बारे में अगर जानते हैं तो ये जो फेनी रिवर है ना लगभग इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में ही होते हुए गुजरता है, तो इसलिए ना बांग्लादेश से हम लोग इस उनसे डील कर रहे हैं, क्योंकि एकदम बॉर्डर ही एक तरह से कर रहा है कि हम लोग को बॉर्डर डिवाइड कर रहा है, इस तरफ इंडिया, इस तरफ एक बैंक में हो गया इंडिया, एक बैंक में हो गया दूसरे बैंक में बांग्लादेश, तो इसीलिए। और ये जो ओरिजिनेट पर करता है ये साउथ त्रिपुरा में करता है। ठीक है, और जो वो पास करता है सबरूम टाउन में, तो उसी टाउन को जरूरत है पानी का, जो कि अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। और इससे पहले अभी तक एक भी बार फेनी रिवर के साथ कोई भी बायलेटरल शेयरिंग एग्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है, ये पहली बार ऐसा होगा अगर ये पूरी तरह से पास हो जाता। अभी तो एमओयू साइन हुआ है, आगे देखते कैसे कैसे करके इसको किया जाता है। ठीक है, और अभी फिलहाल जो इससे रिलेटेड ये जो एमओयू साउंड होने के बाद क्या क्या हुआ है कि 2019 का अगस्त में क्या हुआ है कि इंडिया बांग्लादेश ने वाटर स्कार्सिटी लेवल मीटिंग किया, जो कि किस रिवर से रिलेटेड मतलब जॉइंट रिवर कमीशन के अंदर में हुआ, कहाँ पे, ढाका में। ठीक है, और ये क्या क्या रिवर से रिलेटेड हुआ, 7 रिवर के बारे में उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से हम लोग बायलेटरल इस वाटर मतलब जो भी हमारे इश्यूज है उसको अच्छे से सॉल्व करते हुए, ज्यादा उसमें हंगामा ना करते हुए, हम लोग अच्छे तरीके से दोनों जो स्टेट्स है, दोनों कंट्री के जो मतलब हमारे जो पीपल है उनके बारे में सोचते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन से 7 रिवर है, तो मनु है, मुहुरी है, खुवाई है, गुमती है, धरला है, धुधु कुमार है और फेनी, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस किए। ठीक है, इसके अलावा ये भी इस एमओई में बोला जा रहा है कि जैसा कि सदर्न जो सबरूम टाउन है उनको अभी बहुत ही हालत खराब है, उस टाउन में अभी तक इनएडिक्वेट वाटर मतलब अच्छी तरह से ड्रिंकिंग वाटर मिल नहीं रहा है इस सिचुएशन में। इसके अलावा उनका जो ग्राउंड वाटर जो रीजन है ना वहाँ पे बहुत ही हाई आयरन कंटेंट पाया जा रहा है, तो इसलिए ये रिवर का वाटर का उनको सख्त जरूरत भी है। ठीक है, अगला टॉपिक है एडीएमएम प्लस, जिसे इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में फिर से लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये आसियान का जो डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, तो इसलिए उस कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, आसियान कंट्रीज का डिफेंस से रिलेटेड है। आसियान कौन, वो 10 कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में पड़ते हैं। बट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ के एक आपको डायलॉग पार्टनर्स है इस एडीएमएम का, तो इसलिए हम भी इसके बारे में इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में हम इसे लिख रहे हैं, वरना हम इसे इंटरनेशनल कंट्रीज से रिलेटेड पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उनका बात होता है। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में इनका मीटिंग हुआ और ये प्लस के नाम से आया। ठीक है, एडीएमएम पहले चल रहा था, अभी एडीएमएम प्लस बोल के आया इस मीटिंग का नाम, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर जो कि आसियान कंट्रीज के वो यहाँ पे मिले, और साथ ही 8 अदर नेशंस भी मिले जो कि इसके ये रहे डायलॉग पार्टनर्स। वो 8 अदर नेशंस कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो इधर 2 हो गए, इंडिया, चाइना जो उधर 2 हो गए, रशिया और यूएस जो कि एकदम से एक एलाई मतलब क्या बोलते हैं एंटी है जो, उसके बाद जापान और साउथ कोरिया। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड इसलिए ये सारे जो भी आ रहे हैं, और ये फर्स्ट टाइम हुआ था ना, ये जो हनोई जो वियतनाम है, वियतनाम का कैपिटल है, वहां पे ये फर्स्ट मीटिंग किया गया था 2010 में, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। अब इसके बारे में अगर एडीएमएम के बारे में जानते हैं तो ये सेकेंड एएमएम जो है ना 2007 में सिंगापुर में हुआ था, वहां पे ही ये एडीएमएम प्लस का कंसेप्ट लेके आया गया। ठीक है, इसलिए 2007 के बाद से एडीएमएम प्लस का लेके आया कंसेप्ट। उसके अलावा ये जो एडीएमएम प्लस का जो है उसमें आसियान के और टोटल 8 डायलॉग पार्टनर, जैसा मैंने अभी पहले ऊपर बोला, उसी ये डायलॉग पार्टनर किस किस चीज में डिस्कस करेंगे,
तो अपने सिक्योरिटी को कैसे स्ट्रेंथ किया जा सके, डिफेंस कोऑपरेशन पीस के मामले में कैसे किया जा सके, स्टेबिलिटी से रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ अपने रीजन में कैसे कैसे किया जा सके, जैसे आसियान और ये 8 डायलॉग पार्टनर्स है इनके बीच में, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्या हुआ, एग्री किया टोटल 5 एरिया में जो कि प्रैक्टिकल कोऑपरेशन के बेसिस में अच्छे से किया जा सकेगा। तो क्या क्या है, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ और पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इसके साथ मिलिट्री मेडिसिन भी, ठीक है। ये सारे एरियाज में इन्होंने सोचा कि हम इसमें ज्यादा ध्यान देंगे। और 2013 में एक नया मतलब ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन भी एक ये लोग ने अपना प्रायोरिटी देते हुए इसे एक्सेप्ट किया। मतलब ह्यूमैनिटेरियन माइनिंग से रिलेटेड जो होता है ना, जो भी या तो हम समुद्र में कर रहे हैं या नहीं तो अपने कंट्रीज में भी कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड भी हम इसको डिस्कस किए, ठीक है। तो ये हो गया एडीएमएम मतलब आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो कि हाल ही में बैंकॉक में हुआ है, ठीक है, जो कि थाईलैंड का कैपिटल है और ये एक आसियान मेंबर है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो कि है आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जिसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका 2019 का एक रैंकिंग निकाला गया, जो कि ये किसके द्वारा लाया गया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। आप इसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मत समझ लीजिएगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऐसा, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, जिसका मतलब ये क्या है, ये आईएमडी एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है, कहाँ का, स्विट्जरलैंड का, ठीक है। इसीलिए ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट बोल के ये नाम है, इंस्टीट्यूट भी नाम है, ठीक है, आईएमडी। इसका काम है, ये क्या किया, रैंकिंग दिया है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जो भी कहाँ का कैसा कैसा मतलब कंट्री वाइज को टैलेंट के बेसिस पे रैंक दिया है। और ये बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज पे डील करता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट में, फिर अपील कैसे किया जा रहा है, कितना उसके ऊपर से रेडीनेस कैसे है, कोई भी कंट्री किसी भी चीज को फेस करने के लिए, अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो और किसी बिजनेस प्रपोजल से लेके गए और कितने जल्दी वो रेडी हैं और अपने आप से इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए वो एकदम तुरंत स्टार्ट कर दिया और अच्छे फ्लुएंट वे में चल रहा है। तो ये सब चीज को देखते हुए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग दिया जा गया है इस आईएमडी के द्वारा, ठीक है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम पूरे वर्ल्ड लेवल का, तो फिर से इस बार पाया गया है कौन, यूरोपियन के जो स्मॉल और मिड साइज इकोनॉमीज है ना, वो सबसे टॉप में पाए गए हैं। और बता दो स्विट्जरलैंड भी यूरोपियन कंट्रीज है, तो फिर भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो पार्शियल होंगे, बट हाँ ये यूरोपियन कंट्री वैसे भी हर चीज में बहुत ज्यादा बेटर है बाकी वर्ल्ड के कंपेयर में। तो स्विट्जरलैंड जो कि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के इंस्टीट्यूट के द्वारा ये लाया गया है, तो वो फिर से फर्स्ट हुए हैं, ठीक है, मानते हैं वो फर्स्ट, जरूर वो लोग भी ऑनेस्ट होंगे। सेकंड आया गया है डेनमार्क, जो कि यूरोपियन कंट्रीज है। उसके अलावा और भी दूसरे सारे कंट्रीज जैसे स्वीडन, ऑस्ट्रिया और लग्जमबर्ग, ये लोग भी अच्छे अच्छे रैंक लेके आए हैं। बट इंडिया का रैंक और 6 रैंक पीछे चला गया। हम जो पिछले बार 53 थे, इस बार 59 चले गए हैं, ठीक है। ये किस लिए गया, क्योंकि हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो लो हो चुका है। एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन जो है वो भी हमारा बहुत उतना अच्छे से नहीं हो रहा है जितना अदर कंट्री कर रहे हैं। तो ये सब की वजह से हमारा रैंकिंग और नीचे चला गया है। हम इसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज जो है ना, इसमें भी हम सबसे पीछे ही आ रहे हैं, क्योंकि चाइना जो कि 42nd नंबर पे है, रशिया 47 में है, साउथ अफ्रीका 58 में है और हमारा तो 59 में है, ठीक है। इसी के लिए बढ़ते हैं हम इसके बाद अगले टॉपिक पे, जो कि है एनबीएफसी लिक्विडिटी नॉर्म्स। इसे हम आरबीआई वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये एनबीएफसी से रिलेटेड आरबीआई के द्वारा ही ये इंट्रोड्यूस किया गया है लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। वो एनबीएफसी के लिए मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनके लिए ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एक तैयार किए हैं, जो कि इनको अब मानना पड़ेगा, ऐसा ये गाइडलाइन निकाल चुके हैं। और इस गाइडलाइन कौन कौन किस किस के लिए एप्लीकेबल है, वो लोग हैं जो कि नॉन डिपॉजिट मतलब जितने भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं उनके लिए है। मतलब डिपॉजिट क्या, बैंक हुआ जहाँ पे आप डिपॉजिट करते हैं और उनसे आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, ये वो बैंक नहीं हुआ जहाँ पे आपको डिपॉजिट नहीं, आप वहां से लोन ले सकते हैं, लेंड कर सकते हैं। बैंक जो भी दूसरे बैंक होते हैं ना, ये एनबीएफसी से जाके लोन लेते हैं और अपना फिर दूसरे बिजनेस करते हैं, ठीक है। बट ये एनबीएफसी का काम ये नहीं है कि जहाँ पे आप जाके मनी डिपॉजिट करें और आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, उनका साइज 100 करोड़ से एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए। उन लोग के लिए ये बोला जा रहा है, ये इस तरह का फ्रेमवर्क बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो भी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टेड कंपनीज है ना, इनको भी बोला जा रहा है कि इस तरह का फ्रेमवर्क उनको बनाना होगा। उसके अलावा ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है ना, जो कि चाहे कोई भी उनका एसेट साइज हो, उनको भी ये बनाना पड़ेगा। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है मतलब आप वहां पे जाके डिपॉजिट करें, कुछ आपको उससे बदले इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो वैसे भी जो एनबीएफसी है, उनका साइज कोई भी हो, 100 करोड़ मिनिमम हो या 50 करोड़ मिनिमम हो, उनको इस तरह का लिक्विडिटी फ्रेमवर्क बनाना ही पड़ेगा, ठीक है।
ऐसा जरूरत क्यों पड़ गया? क्योंकि हाल ही में आपने सुना था ना, ILNF का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है, वो अचानक क्या हुआ, पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कोशिश की है काफी बार कि इसको उठा सके, बट वो उठा नहीं पाए। इसके कारण क्या होगा कि पूरा लिक्विडिटी का क्रंच हो गया, मतलब शॉर्टेज हो गया, जिसकी वजह से एनबीएफसी का हालत ऐसा हो गया था, मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी का, कि वो भी, उनका भी दिवाला निकलने वाला था। तो इस तरह का, इसलिए आरबीआई ने क्या, ऐसे जब भी सिचुएशन आते हैं दिवाला निकलने के रिलेटेड, तब क्या होता है, आरबीआई आता है सामने पिक्चर में, आने के बाद वो फिर क्या होता है, फिर अपने हिसाब से वो ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल्स लेके आते हैं ताकि वो सुधार सके, जैसे रिसेंटली अभी येस बैंक के लिए भी उन्होंने किया था। ठीक है ना? उसके अलावा जो इसका मेन टारगेट है इस लिक्विडिटी नॉर्म्स का, ताकि एनबीएफसी क्या कर सके, ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है ना, इसको अच्छे से मेंटेन करने का वो मैंडेट कर दे, कि हर एनबीएफसी को ना मैंडेट कर दिया कि इतना आपको मतलब पूरा करना ही पड़ेगा कुछ लिक्विडिटी, उसके बाद ही आप, मतलब लिक्विडिटी एवरेज रेशियो क्या हो गया कि ये जो एलसीआर है ना, ये प्रोमोट करेगा रिसेलेंस ऑफ एनबीएफसी। रिसेलेंस ऑफ एनबीएफसी मतलब किस तरह से वो अपने आप ही खुद को उभार सके किसी बुरे सिचुएशन में। ठीक है, रिसेलेंस का मतलब हुआ। तो ये बोल रहा है कि एनबीएफसी मतलब वो पोटेंशियल इतना उनके पास होना चाहिए कि वो किसी सिचुएशन में अपने आप को मतलब ओवरकम कर सके। इसलिए एटलीस्ट सफिशिएंट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट मतलब ऐसे चीज जैसे बॉन्ड्स हुआ, गवर्नमेंट बॉन्ड है उनके पास, ठीक है, कुछ लगभग अच्छे अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो वो इजीली वो लिक्विड कर सकते हैं। जब भी उनको लगेगा कि उनका एनबीएफसी जो भी उनका है, वो अगर यदि उनके पास कैश का क्रंच हो रहा है, मतलब शॉर्टेज हो रहा है, तो वो बॉन्ड्स को जाके सेल करेंगे और उनको वहां से पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे, बट वो कहीं पर डेप्ट लोन देके रखे हुए हैं और वहां से आने का चांसेस ही नहीं है, वो हो गया लो क्वालिटी लिक्विड एसेट। ठीक है, उन्हीं का पैसा है पर कहीं और जमा है, बट वो तो आने का नहीं, वो बैंक खुद ही डूब रहा है। तो क्या होगा, वो हो गया लो क्वालिटी लिक्विड एसेट। तो बोला जा रहा है कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट जहां पर भी हो, वो वैसे आपको उसका एक सफिशिएंट हाई लिक्विड क्वालिटी लिक्विड एसेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का मैंडेट करने के लिए बोला जा रहा है सारे एनबीएफसी में। उसके अलावा जो नेट क्यूमुलेटिव मैचेस है ना, जो कि 1 से 7 दिन के लिए, 8 से 14 दिन के लिए, 15 से 30 दिन के लिए, वो लगभग 10% और 10% और 20% रेस्पेक्टिवली से इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि ये जो बाइंडिंग कुछ कुछ टर्म जो दिया ना एलसीआर से रिलेटेड, तो इसलिए किया गया है क्योंकि अभी तो फिलहाल इसलिए दिया जा रहा है ताकि एक तरह से उनके पास हाई जो लिक्विडिटी का है ना, वो ऐसे सिचुएशन में कभी अगर आपको शॉर्टेज जैसा आ गया या कैश का क्रंच हो रहा है कि वो अब उनके पास नहीं बन रहा है, तो उस तरह का, जैसे मैंने बोला कि बॉन्ड अगर कुछ हो जहाँ पे हाई चांसेस है कि उनको तुरंत कैश हो जाए, तो वैसे में वो एचक्यूएलएस जो भी है वो काम आएंगे। बट जो कि एलसीआर इसलिए अब धीरे धीरे करके दिया जा रहा है ना, तो अब बोल रहा है कि गवर्नमेंट, आरबीआई के द्वारा बोला गया है कि दिसंबर 1 2020 तक तो ऐसा हालत हो जाएगा कि आप लोग लगभग 50% एचसीएलआर आपको मैंडेटरी रखना ही पड़ेगा। मतलब आपका जितना भी एसेट है ना, ये एच क्यू हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट आपको लगभग 50% तक का होना चाहिए। उसके बाद आप इधर उधर का लोन भी दे सकते हैं, समझे? मतलब हाई क्वालिटी मतलब गवर्नमेंट बॉन्डिंग्स, या जहाँ पर ट्रस्टी वर्दी है, या एसबीआई जैसा बैंक जो कि डूबने है उसका बहुत मुश्किल, मतलब बहुत चांसेस कम है कि वो डूबेगा, तो वैसे बैंक को अगर लोन दे रहे हैं तो चांसेस है कि वापस रिटर्न आने का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से भी वो बॉन्ड अगर आपके पास है तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई भी फाइनेंस करने के लिए दे देगा, कोई भी कंपनी आपको, अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड या ट्रेजरी बिल जो भी हो, तो आपको इजिली आपको हाई क्वालिटी ऑफ लिक्विडिटी एसेट्स है वो सब। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि धीरे धीरे जैसे ये 2020 तक आपको 50% रखेगा, तो 2024 तक ऐसा हो जाएगा कि आपका टोटल किसी भी एनबीएफसी को अपना 100% जो है ना, वो मतलब एकदम एचक्यूएलएस ही होना चाहिए, मतलब हाई क्वालिटी ऑफ लिक्विडिटी ही होना चाहिए, वरना वो उनको अलाउ नहीं करेंगे आगे आगे प्रोसीड करने के लिए। तो ये जो नॉन बैंक अभी जो ये क्राइसिस आया, तो इसमें किसको ब्लेम एक्चुअली किया जा रहा है? तो ये बोला जा रहा है कि ये जो एक्चुअली में जो ट्रिगर हुआ कहाँ से हुआ, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है ना, आईएलएफएस, ये इसका जब ये कोलैप्स हो गया। इसके अलावा ये जो ना डीएचएफएल जो कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके ऊपर भी बहुत सारे अनफोल्डिंग प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो ये सब की वजह से जो पूरे मार्केट में, मतलब पूरे हमारे कंट्री में इस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा था, तो जिसको आरबीआई ने इस तरह का दूर करने का सोचा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है व्हाट इज स्पेस इंटरनेट। तो स्पेस इंटरनेट से रिलेटेड है, तो इसे हम अदर स्पेस एजेंसीज में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ना ही नासा से रिलेटेड है, ना ही इसरो से रिलेटेड है, और इन दोनों स्पेस एजेंसी से अलावा कोई भी होता है तो हम कहाँ लिखते हैं? अदर स्पेस एजेंसीज में, चाहे वो यूरोपियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, इसराइलियन हो, या पाकिस्तानी हो, या अदर कोई और प्राइवेट बॉडी हो, जैसे ये स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के द्वारा क्या हुआ, अभी रिसेंटली एक लगभग 60 सैटेलाइट लॉन्च किया उन्होंने स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है,
तो ये क्या होगा, ये लो अर्थ ऑर्बिट है ना, लो अर्थ ऑर्बिट, वहां पे ये लॉन्च किए हैं, ठीक है। ये अर्थ लो अर्थ ऑर्बिट में ये लॉन्च किए, ये पूरा स्पेस के बाहर नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये क्यों था, किस ये क्या काम करने वाला है, तो ये जो स्टारलिंक नेटवर्क है ना, ये वन ऑफ द सेवरल ऑनगोइंग एफर्ट है जो कि स्पेस एक्स के द्वारा किया जा रहा था, ताकि वो इस तरह से डेटा सिग्नल्स को ना स्पेस के द्वारा ही यूज करे। जो भी आपको इंटरनेट या कोई भी चाहिए ना, वो आप स्पेस से ही डायरेक्टली, आप यहाँ पर अगर है तो आप स्पेस से ही सिग्नल का यूज करें, चाहे आपके यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप स्पेस से ही कम्युनिकेशन कर सके, क्योंकि आपका टावर को जो भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप यूज कर रहे हैं ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत ये भी बोल रहा जा रहा है ताकि इवॉल्व किया जा सके, मतलब कॉन्स्टलेशन ऑफ लगभग 12,000 सैटेलाइट्स। धीरे धीरे अभी देखिए 60 सैटेलाइट गया ना, लगभग 12,000 सैटेलाइट ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में लाने का सोच रहे हैं, ताकि किसी भी इंसान को इंटरनेट का प्रॉब्लम एटलीस्ट ना हो, ताकि लो कॉस्ट और रिलायबल स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड किया जा सके। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि ये जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट था ना, इसको 2015 में ही लॉन्च किया गया था, और अभी लगभग 122 सैटेलाइट जा चुका है। अभी रिसेंटली हम लोग 60 छोड़े हैं, मतलब हम नहीं, हम ये स्पेस एक्स के द्वारा 60 छोड़ा गया है, पर उस 60 से पहले लगभग आपको कितना, लगभग 62 यानी 62 सैटेलाइट पहले छोड़ा गया था, अभी 60 एक बार में छोड़ा गया है, जो कि पूरा आपको एकदम लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, ताकि फ्री इंटरनेट सर्विस, कोशिश इनका टारगेट है लगभग 12,000 सैटेलाइट करने का, ताकि फ्री इंटरनेट सर्विस पूरे वर्ल्ड लेवल पे दिया जा सके, ठीक है। इसलिए इस प्रोजेक्ट का मतलब मेन सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट, कि ये एक रिलायबल और अनइंटरप्टेड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने बोला कि आप अगर अर्थ में है, यहाँ पे आप रह रहे हो और यहाँ पे आपका मतलब मान लो कि मोबाइल सिग्नल है, ठीक है। अगर अर्थ को एक आया तो क्या होगा, ये मोबाइल सिग्नल खराब हो जाएगा, यहाँ पे करंट आपके पास नहीं है, पर आपके पास सेलफोन है। तो अब सेलफोन आप लेके क्या करेंगे, जब आपके पास टावर है ही नहीं, नेटवर्क है ही नहीं, तब वैसे सिचुएशन में अगर यदि सैटेलाइट से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं ऊपर आसमान में, तो क्या होगा, वहां से आप डायरेक्टली कर रहे हो, अब अर्थक्वेक है या फ्लड है, कुछ तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको जो कम्युनिकेशन चाहिए आप वहां से इंटरनेट और डेटा यूज कर सकेंगे। इसीलिए इस तरह का चीज लाया जा रहा है, क्योंकि इसके एक और बात है कि लगभग ये भी देखा गया डेटा में कि लगभग 4 बिलियन पीपल, जो कि वर्ल्ड का 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है, उनके पास तो अभी एक अच्छा और मतलब सही मात्रा में इंटरनेट का एक्सेस तो है ही नहीं, हार्डली उनके पास बहुत कम डेटा होता है, जैसे गांव देहात वगैरह में, वहां पर तो बहुत कम डेटा उनके पास रहता है, ठीक है। या पहाड़ी इलाका में कुछ एक टाइम में थोड़ा बहुत कभी कभी सिंगल या डबल नेटवर्क आया, उसके बाद फिर नेटवर्क ही नहीं रहता है। तो वैसे जगह में जो वैसे कंडीशंस वाले में क्या होता है, कोशिश जो ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स है ना, उनको अगर आप लेके भी जाना चाहेंगे तो बहुत टफ है वैसे जगह में, मतलब पहाड़ में, या आपको आइलैंड कंट्री है, या इस तरह का कुछ में अगर जा रहे हैं, तो बहुत सारा आपको मतलब बहुत सारा आपको ट्रबल को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फिजिबल नहीं माना जाता है, और ये केबल और मोबाइल टावर का इसलिए वहां पे अभाव है। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि इस तरह का सैटेलाइट लेके आना चाहिए, कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में आप अगर इस तरह का लगभग 12,000 सैटेलाइट लेके आ गए, तो हम फ्री ये जो इंटरनेट है, हम कहीं भी किसी हर इंसान को इजीली दे सकेंगे, ठीक है। तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में क्यों रखा गया, ये जियो स्टेशनरी, आपको पता होगा जियो स्टेशनरी क्या है, तो ये बोला जा रहा है कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में क्यों रखा गया, जियो स्टेशनरी में क्यों नहीं रखा गया ये 12,000 सैटेलाइट को, क्यों, क्योंकि अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि लगभग आपको ये जो अर्थ है ना, जियो स्टेशनरी आपको मैं बता देता हूँ पहले, तो ये हो गया अर्थ, तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ही जुड़ा हुआ एक सैटेलाइट है, यहाँ भी एक सैटेलाइट है, यहाँ भी एक सैटेलाइट है, और जैसे जैसे अर्थ रोटेशन करता है ना अपने आप ही, तो ये जियो सैटेलाइट भी उसके साथ ही रोटेशन करता है। अगर अर्थ अगर यदि ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी ऐसे रोटेट होगा और सेम स्पीड में होगा। तो इसलिए क्या जियो स्टेशनरी है, अगर आपके लिए अगर ये सैटेलाइट है और आप अर्थ के इस जगह में, तो आपके लिए अगर ये सैटेलाइट यहाँ है, तो ये हमेशा ही ऐसे ही घूमते रहेगा, ठीक है। तो एक से स्टेशनरी हो गया। बट ये जो बोला जा रहा है, तो ये तो अच्छा बात है, ये कवर कितना करेगा, लगभग पूरा बहुत अच्छा से ये कर पाएगा। पर ये बोला जा रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो लगभग 36,000 किलोमीटर है, ठीक है। 36,000 किलोमीटर ऊपर रहेगा आपके इक्वे, मतलब आप अर्थ के सरफेस में है, तो 36,000 किलोमीटर ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो सैटेलाइट जो भी होगा ना, ये लगभग 11,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घूमेगा स्पीड में, क्योंकि अर्थ को फॉलो करना है ना, स्टेशनरी जियो स्टेशनरी रहना है उनको, तो 11,000 किलोमीटर पर आवर से घूमेगा, तभी तो अर्थ के साथ घूम पाएगा। इसके अलावा इसका जो एडवांटेज मेन बोला जा रहा है ना, जियो स्टेशनरी अगर हम रखते तो क्या फायदा होता, कि जो सिग्नल्स है ना, वो क्या होगा, वन सैटेलाइट जो है कवर कर सकेगा लगभग मतलब कितना, जितना 3 सैटेलाइट मतलब कवर कर पाएगा, उतना ज्यादा एक सैटेलाइट कवर पाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि लगभग 3 से 4 सैटेलाइट जो कि एनफ होगा लगभग
पूरा एंटायर अर्थ को कवर करने में। मतलब ये जैसे अर्थ है ना, अगर 4 सैटेलाइट, एक दे दिया नॉर्थ के लिए, एक दे दिया आपको साउथ के लिए, एक ईस्ट के लिए और वेस्ट के लिए, क्या ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे जैसे अर्थ घूमते रहेगा, ये सैटेलाइट भी तो उनके रेस्पेक्ट में ही घूम रहे हैं, तो वो मूव तो कर ही नहीं रहे हैं। तो एक जगह में मान लीजिए ये इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, ये इतना एरिया कवर कर रहा है, ये इतना एरिया कवर कर रहा है, मतलब 4 सैटेलाइट आपको पूरा अर्थ कवर कर सकता है। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है काफी ज्यादा, मतलब इसका एडवांटेजेस के रूप में देखा जा रहा है कि कम सैटेलाइट से हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोअर अर्थ ऑर्बिट पे क्या बोल रहे हैं, 12,000 सैटेलाइट यूज करेंगे, यहाँ पे 4 सैटेलाइट पूरा अर्थ को कवर कर सकता है, ऐसा माना गया है, ठीक है। पर लेकिन एक प्रॉब्लम जो मेन है जियो स्टेशनरी वाले में, कि ये टाइम लैग का इशू आ जाता है, लेटेंसी का इशू आ जाता है। क्या है ये लेटेंसी, मतलब आपको पता है कि जो ये जो सिग्नल है, इसको लगभग, मतलब जो भी बोला जा रहा है कि डेटा ट्रांसफर जो होगा ना, वो एटलीस्ट लाइट का स्पीड से तो फास्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो लाइट के स्पीड से फास्ट नहीं कर सकता, तो ये जो 36,000 किलोमीटर ऊपर जो रहेगा, और आप यहाँ पे हैं, आप कोई चीज सिग्नल भेजेंगे तो उनको जब रिटर्न आने में 36,000 किलोमीटर, आप मिनिमम देखा गया कि 600 मिली सेकेंड का टाइम लग जाएगा, ठीक है। जब इतना टाइम अगर यदि लैग हो रहा है, तो इतना आप टाइम लैग हो रहा है ना, तो इसी के लिए इसको कहते हैं टाइम लैग, ठीक है, इतना टाइम आपको जा रहा है। इसलिए इसका यहाँ का इसका कुछ ड्रॉबैक्स है। वही जगह में लोअर अर्थ ऑर्बिट पर अगर हम ये जो 12,000 सैटेलाइट भले ही रखे हैं, वो कितना है, हार्डली 200 से 2,000 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा हमारे से, ठीक है। ये कहाँ 36,000, ये 2,000 मैक्सिमम। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हार्डली 20 से 30 मिली सेकेंड के अंदर आपको डेटा रिसीव कर पाएंगे। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको डेटा ट्रांसफर का जो स्पीड है वो अच्छे होगा और एक्यूरेट हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है इंटरप्ट भी हो सकता है ना, अगर आप जियो स्टेशनरी से कांटेक्ट कर रहे हैं तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि इसलिए हम लोग लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखे हैं, ठीक है। हम नहीं, स्पेस एक्स के द्वारा ये किया गया है, हम स्पेस एक्स को भी अपना मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, जीटीओसी बिल, ठीक है, जीसीटीओसी, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंसिएशन किया। गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, जीसीटीओसी बिल। तो ये बहुत ही ज्यादा चर्चित हो गया था न्यूज में, और क्यों हो, जबकि इसको प्रेसिडेंट के द्वारा भी अप्रूवल मिल गया है, तो ये न्यूज में क्यों इतना चर्चित हुआ, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा इसे अप्रूवल दे दिया गया, इस बिल को ना, ये जो एक क्या है, कंट्रोवर्शियल एंटी टेरर लेजिस्लेशन है, जो कि 2015 में ही असेंबली के द्वारा पास किया गया था, बट ये प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूवल नहीं मिल पाया था, ठीक है। उसके बाद जो इससे पहले जो था ना, गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम बिल, इसके नाम से ये आया था, जो कि लगभग 3 बार फेल हुआ। 2004 में सबसे फर्स्ट टाइम आया था, 2004 में आने के बाद लगभग 3 बार फेल हुआ, और ये पास ही नहीं हो पा रहा था, यानी तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था। अभी 16वें साल में इनका, मतलब जो एक अलग टाइप का वर्जन, जो कि गुजरात के द्वारा इसी से वही बिल था, और उसको थोड़ा वर्जन चेंज करके उन्होंने पास करवा दिया असेंबली से भी, और प्रेसिडेंट का भी असेंट मिल गया उसमें, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों है, क्योंकि इस बिल में कुछ ऐसे ऐसे क्लॉजेस दिए हुए हैं ना, जो कि कंट्रोवर्सी का बात सच में खड़ा कर रहे हैं। क्या है वो, ये बिल क्या प्रोवाइड कर रहा है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस collected through interception of mobile calls of an accused or through confession made from an investigating officer in a court of law। मतलब अगर एविडेंस, अगर यदि मोबाइल फोन का इंटरसेप्शन हो, या जो भी आपको कन्फेशन अगर यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अगर कर जाए, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वो क्या होगा, एडमिसिबल होगा, ठीक है। उसके अलावा क्लॉज 16 में ये बोल रहा है कि कन्फेशन अगर यदि पुलिस ऑफिसर के सामने हो, तो वो भी एडमिसिबल होगा कोर्ट में। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर पुलिस ऑफिसर या किसी पुलिस डिपार्टमेंट के सामने अगर आप कुछ भी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, उसको कोर्ट में अप्रूवल नहीं किया जाएगा, जब तक कि वो कोर्ट में भी जाके उसे एक्सेप्ट नहीं करें। जब कोर्ट में जाके वो स्टेटमेंट को वापस एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके उसे कोर्ट में उन्हें सही माना जाता है। बट अब यहाँ बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर के सामने जो ले लिए वही चीज सही हो जाएगा, कोर्ट में बोले चाहे कुछ भी, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, देखिए एक आपको डिक्टेटर टाइप का लग रहा है कि इस तरह का जो लेके आ रहे हैं कानून वहाँ के गुजरात गवर्नमेंट में, ऊपर से गुजरात में बीजेपी की ही गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल में है, तो इस तरह का और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रूप में आ गया, ठीक है। उसके अलावा ये बिल जो है ना, ये एम्पावर करता है पुलिस को कि वो टेलीफोन भी अच्छे से किसी का भी टैप कर सके। उसके अलावा वो जो टैप है ना, वो कोर्ट में एज एविडेंस भी काम कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो ना, कि अब वो जो चार्जशीट निकालने का टाइम था ना, कि 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर उनको चार्जशीट निकालना होगा, अगर किसी के ऊपर वो एक्शन ले रहे हैं, तो वो अब 180 दिन यानी 6 महीने तक का टाल सकते हैं,
ठीक है। उसके अलावा ये जो लेजिस्लेशन है ना, ये ऑफेंस किसके अंदर हुआ? गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2015, जो कि नॉन बेलेबल है, ठीक है। तो और भी ज्यादा ये एक बात हो रहा है। उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि ये बिल प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एक्शन से पूरा इम्यून करता है। तो ये भी एक अलग बात हो गया, स्टेट गवर्नमेंट निकाल रहे बिल और अपने आप को ही इम्यून रख रहे हैं इस बिल से। तो ये सब चीज कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा रूप ले लिया था, ठीक है, जब ये पास हो गया। अगला टॉपिक है सीड अवार्ड। ये सीड अवार्ड को हम यूएन एंड इट्स बॉडीज वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ही ये लाया गया था, इनके कुछ मेंबर्स के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, उसके अलावा यूएनडीपी है, उसके अलावा आईयूसीएन है। कब निकाला गया था? 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने ये इसे फाउंड किया था सीड अवार्ड के नाम से। तो ये क्या है? तो इस बार लगभग 14 स्टार्टअप को सेलेक्ट किया गया 2019 का सीड अवार्ड देने के लिए। ये एक एनुअल अफेयर है, इस तरह का एनुअल मतलब एनुअली इसे अवार्ड दिया जाता है और ये ग्रांट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उनको ये दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये अवार्ड जो है हाईलाइट करता है स्पेशली कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन एंड सोशल एंटरप्राइजेस टू एडवांसिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। उसके अलावा ये हर साल अवार्ड उस चीज से रिलेटेड करता है, जैसे कि वेरियस कैटेगरी हुआ क्या क्या, तो सीड लो कार्बन, सीड अफ्रीका अवार्ड, सीड साउथ अफ्रीका क्लाइमेट एडेप्शन अवार्ड और सीड जेंडर क्वालिटी अवार्ड। तो सीड से रिलेटेड ये है। तो ये सीड का फुल फॉर्म क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो कि सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो आपको एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप मतलब सपोर्ट करना है, बट एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट को करते हुए, ठीक है। मेन फंडा इसका यही है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम हो गया सीड। पर ये सीड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। आपको एंटरप्रेन्योर्स जो भी है ना, बिजनेसमैन हुआ या जो भी नए नए आ रहे हैं इन्वेस्टर्स या स्टार्टअप्स, उनको सपोर्ट करना है अलग अलग तरीके से, बट एनवायरमेंट को ध्यान देते हुए सस्टेनेबल वे में करना है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज पेरोल। अब हम कुछ थोड़ा 2 से 3 छोटे छोटे टॉपिक कर लेंगे जिसके ऊपर हम लोग को डीप एनालिसिस की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेरोल क्या है? तो पेरोल इज अ सिस्टम ऑफ रिलीजिंग अ प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। मतलब अगर आपको 5 साल के लिए सजा हुआ है, तो आपको बीच में 1 सप्ताह या 2 दिन या 3 दिन के लिए आपको छुट्टी दिया, मतलब आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपको प्रिजनर से हट के, ठीक है। मतलब आप घर जा सकते हैं 2 या 3 दिन के लिए। ये क्या है? मतलब ये कंडीशनल है और ये आपके बिहेवियर को देख के दिया जाता है, और ये तब दिया जाता है जब आपके घर में, मतलब आप अगर यदि कोई भी जेल में अगर कैद है 5 साल के लिए, उनको सजा हुआ है, तो उनको घर में अगर यदि अगले साल ही शादी है या कोई मर गए हैं, तो वैसे सिचुएशन में 1-2 दिन के लिए पे रोल पे वो छूट जाते हैं। जैसा आपने न्यूज में भी मतलब मूवीज में भी काफी बहुत बार सुना भी होगा, ठीक है, पे रोल पे बाहर आना। तो ये आपका बिहेवियर को देखते हुए दिया जाता है। अगर आप बिहेव बहुत रूड किए हुए हैं, बहुत गंदा कर रहे हैं जेल में भी, तो आपको इस तरह का चीज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक फरलॉ बोल के भी एक चीज होता है, इससे ये पे रोल कैसे डिफरेंस है, ये डिफर है, ये आपको हम ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो फरलो क्या है? कि फरलो है लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के लिए दिया जाता है, जैसे 7 साल 10 साल या उम्र कैद ऐसे होते हैं ना, उस सिचुएशन में फरलो दिया जाता है। और फरलो क्या है? एक मैटर ऑफ राइट के तौर पे भी देखा जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर इम्प्रिजन है, तब आपको कुछ दिन या 1 दिन या 2 दिन या कुछ ऐसे टाइम के लिए आपको ये राइट है कि आपको कुछ दिन के लिए छूट दिया जा सके, कि आप बाहर आके थोड़ा दर दुनिया से थोड़ा मिल सके, ठीक है। ये ग्रांटेड पीरियडिकली होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन, ठीक है। और ये मेयरली एनेबल होता है प्रिजनर को, ताकि वो फैमिली या सोशल के साथ, मतलब अपने जो भी कम्युनिटी है उनके साथ बन सके। अब मान लीजिए किसी को लाइफ टाइम इम्प्रिजन है 25 साल का, 25 साल में तो दुनिया यहाँ से वहाँ चेंज हो जाएगा। अगर पीरियडिकली उनको, अगर वो जेल में अगर अच्छा रिलेशन और अच्छा बिहेवियर रखें, तो उनको अगर इस तरह का मौका दे रहे हैं कि वो फैमिली से या जो भी सोसाइटी से आके थोड़ा मिल के फिर से वापस जेल में चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? वो बने हुए हैं। तो एक तरह का ये फिजिकल, मतलब एक तरह से राइट के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। बट पेरोल को किसी भी तरह से कोई राइट नहीं देखा जाता है, ठीक है, पेरोल का। क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप जेल में गए 3 साल के लिए, बट वो 3 साल के अंदर ही आपको 6 महीना बाद ही अगर कुछ कोई घर में कुछ अनहोनी हो जाता है, तब उस सिचुएशन में 1 दिन या 2 दिन के लिए आपको पेरोल दिया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको कोई मान लो पेरोल को डिनाई किया गया, तो आप इस तरह के ऊपर, तो मतलब अगर यदि अगर मे बी डिनाइड टू अ प्रिजनर इवन व्हेन ही मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, ठीक है, तब उसके ऊपर आप केस वगैरह एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है, पेरोल के ऊपर, अगर ये ग्रांट सही तरीके से नहीं आपको किया जा रहा है।
उसके अलावा ये जो ग्रांटिंग अथॉरिटी है ना, ये कहाँ से उनको पावर मिलता है पेरोल के से रिलेटेड, तो ये एक प्रिजन एक्ट 1894 ये पास किया गया था, 1894 यानी आज़ादी से पहले। तो पेरोल एंड फर्लोल दोनों ही इस एक्ट के अंदर कवर किया जाता है। इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि प्रिजन इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट है, ये तो हम जानते हैं। तो ये जो प्रिजन एक्ट है ना, ये पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट का ही एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो पेरोल अगर ग्रांट करना है किसी को, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा एग्जीक्यूटिव पावर है, उनके द्वारा ही, उनके पावर से ये इस तरह का चीज कर सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये भी जैसा मैंने बता दिया कि अगर पेरोल रिजेक्ट किया जाता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। हाई कोर्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पेरोल क्या है, ये इस तरह का, ये तो आपको प्रिजन एक्ट है, ये क्या स्टेट के अंदर आ रहा है, तो इसलिए आपको हाई कोर्ट में जा सकते हैं, स्टेट कोर्ट का बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल होता है ना, वो अपनी गारंटी पे भी 7 दिन का इमरजेंसी सिचुएशन में अपना पेरोल ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह का जो पेरोल होता है ना, जो जेलर होता है ना, जिसको हम लोग जानते हैं जिस नाम से, वो उनके पास भी पावर होता है कि वो ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है सरस आजीविका मेला। ये सरस आजीविका मेला है ना, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत, जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी DNLRL, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इनके द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया ताकि रूरल वुमेन है ना, उनको मतलब किस तरह से हम ज्यादातर लेके आ सके, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना रूरल वुमेन, उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा एक प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या चीज हम लोग एक मेला जैसा लगा दिए उनके। अब उनको हम ऑप्शन दे रहे हैं कि वो अपना एक तरह से हार्ट होता है ना, हार्ट, उस तरह का एक लगा सके। वो आएंगे रूरल वुमेन, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना सारे आएंगे, और उसके बाद एक ही प्लेटफॉर्म में वो हर तरह का चीज बिजनेस टाइप का कर सकेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है GIA। इसे ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस भी बोला जाता है। तो ये है क्या एक्चुअली, ये एक ग्रुप है एम्पावर्ड इंडियन वुमेन का, इंटेलेक्चुअल्स का, एकेडमिशियंस का, जो कि तो हर मतलब एक साथ वर्क कर लेंगे ताकि एलिवेट कर सके पोजीशन ऑफ वुमेन का पूरे सोसाइटी में, और मतलब कमिटमेंट कर सकेंगे ताकि ज्यादा से अच्छा जो भी नेशन से रिलेटेड वर्क हो तो उसमें वुमेन का भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो। ठीक है। तो इसमें कंपोजिशन में मेन खास तौर पे कौन कौन रहते हैं, तो नेशनल लीडर्स होते हैं इसमें, प्रेसिडेंट अवार्डीज जिनको मिला हुआ है जो भी वुमेन, वो रहते हैं इसमें, डिस्टिंग्विश्ड सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स भी रहते हैं इसमें, इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहते हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस वो लोग भी रहते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजेस, डायरेक्टर्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स, फिर राइटर्स, पोएट्स, उसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के जो भी रिनाउंड आर्टिस्ट, डांसर, ये सब भी इसमें रहते हैं। ठीक है। इनका मेन एम क्या होता है, सॉरी आम बोल रहा हूँ, इनका एम क्या होता है, तो ये ताकि जो फीमेल का, जो वुमेन का जो वॉइस है ना, वो अच्छी तरह से एक जगह पे लेके आ सके, क्योंकि वो मैक्सिमम जो देखा गया साइलेंट और अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो होते हैं ना हमारे, वहाँ के वुमेन का जो किस तरह से नेशन के सामने आवाज हम लेके आ सके, तो इसीलिए ये GIA का ये पर्टिकुलर इस गोल से वो आए हैं। ठीक है। ये न्यूज में इसलिए बन गया था क्योंकि हाल ही में GIA ना वो रिपोर्ट लेके आए थे, कहाँ, रिपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो एक प्रेजेंट किए थे, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो है आर्टिकल 370 हटाने के बाद क्या कंडीशन था वहाँ के वुमेन से रिलेटेड, उसको वो लोग लेके आए थे, तो इसीलिए ये ज्यादा न्यूज में बन गया था। ठीक है। अगला टॉपिक है वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल स्पेस वॉकिंग टीम, जो कि हिस्ट्री क्रिएट कर दिए। ठीक है। फर्स्ट फीमेल जो कि है, फीमेल्स का टीम जो था वो स्पेस में वॉक किए थे, वो भी विदाउट मेल, तो इसलिए ज्यादा न्यूज में बन गए थे। तो ये क्या था, तो ये फर्स्ट फीमेल स्पेस जो है ना, इन्होंने 18 अक्टूबर को क्या हुआ था, जो स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ना, वहाँ पे पावर नेटवर्क में कुछ खराबी था, तो वो क्रिस्टिना कोच और जेसिका मेयर, ये दोनों एस्ट्रोनॉट क्या किए, दोनों फीमेल हैं, दोनों ही अकेले गए और इस जो इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ का पावर नेटवर्क को बाहर निकल के उन्होंने वॉक किया स्पेस पे और उनको ठीक किया पावर नेटवर्क को, उसके बाद वो वापस आ गए। तो इसलिए वो काफी ज्यादा न्यूज में बन गए, क्योंकि वो पहले बने जो कि बिना किसी किसी मेल क्रू मेट के साथ गए थे, तो इसलिए ज्यादा ये न्यूज में बन गए, क्रिस्टिना कोच और जेसिका मेयर। ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जो हमारे फ्रेंड्स नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब भी प्लीज कर ले, और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि हमारा जब भी हमारा वीडियोस आए तो नोटिफिकेशन आपको एकदम एग्जैक्ट टाइम पे मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।